उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं भी लगभग 2 साल उस मंत्रालय का मंत्री था, विदेश मंत्री, अटल जी की सरकार में, और मुझे ऐसा एक भी अवसर याद नहीं पड़ता है जब अटल जी विदेश यात्रा कर रहे हों और उन्होंने हमसे नहीं कहा हो कि यशवंत जी आपको भी चलना है। वैसे तो मैं वित्त मंत्री की हैसियत से भी जाया करता था उनके साथ, लेकिन विदेश मंत्री जब मैं था तो हर बार अटल जी कहते थे आपको भी चलना है, और अगर मैं खाली होता था, मेरा कोई और महत्वपूर्ण प्रोग्राम नहीं बना होता था, तो मैं उनके साथ जाता था उनकी विदेश यात्रा पर। इस सरकार में मुझे ऐसा एक भी अवसर याद नहीं पड़ता है जब प्रधानमंत्री जी ने विदेश मंत्री को कहा है आप भी मेरे साथ विदेश चलिए। वो जब विदेश जाते हैं तो ये घर में छूट जाती हैं बेचारी। अब जब आप विदेशों से, विदेशी सरकारों से डील करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, और वो ये है कि आपकी कमजोरियों को देश की जनता से ज्यादा विदेशी जानते हैं। तो उस विदेश मंत्री की क्या औकात बची विदेशों की नजर में, जिसको प्रधानमंत्री ही नहीं पूछ रहा है। प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो उनके साथ जाते हैं, विदेश मंत्री नहीं जाते हैं। अटल जी के टाइम में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी जाते थे, जसवंत सिंह जी जब विदेश मंत्री थे वो भी जाते थे, मैं जब विदेश मंत्री था तो मैं भी जाता था। तो ये विदेश मंत्री का हाल है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, कैबिनेट व्यवस्था जो है वो चरमरा गई, नष्ट हो गई, इसलिए कि सब कुछ कॉन्सेंट्रेट हो गया प्रधानमंत्री के कार्यालय में। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स की कोई औकात बची नहीं। वो जब ध्यानचंद रॉय जी बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपना कैबिनेट बनाया, ये कहानी है, किसी ने सुनाया था। तो एक मंत्री उनके जो थे कुछ दिनों के बाद गए उनसे मिलने, और उन्होंने शिकायत की कि हमको काम ही नहीं है कुछ अपने विभाग में, सारा काम सरकारी पदाधिकारी करते हैं, नहीं तो आप करते हैं, मेरे लिए क्या बचा। तो विधानचंद्र राय ने उनको बांग्ला में कहा, जो मैं बहुत अच्छी तरह नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आमार तुम्हार के बाड़ी देला, आमार तुम्हार के गाड़ी देला, आमार तुम्हार के तनख्वाह देला, अब क्या चाहिए। तुमको घर दिया, तुमको गाड़ी दिया, तुमको तनख्वाह दिया, अब काम भी मांग रहे हो। वही हाल आज के मंत्रियों का है। The cabinet system, as we understand it, stands completely destroyed in this government. दूसरी सबसे बड़ी संस्था पार्लियामेंट, मत्था टेका था ना प्रधानमंत्री ने, जाते जाते माथा टेका था। हाँ, तो सब लोगों ने कहा, हमने भी सोचा कि भाई अब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो पार्लियामेंट की इज्जत थी उससे भी ज्यादा इज्जत मिलेगी। क्या हुआ, पार्लियामेंट के सेशंस कम से कम दिन के होते चले गए, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठते नहीं हैं, विपक्ष से बातचीत नहीं करते हैं। और मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसेंसस। सहमति के आधार पर प्रजातंत्र चलता है, केवल नंबर्स पर नहीं चलता है। और इसलिए
आपको याद होगा एक सत्र हुआ जो कि काफी डिस्टर्बेड रहा, तो प्रधानमंत्री जी ने एक दिन का उपवास रखा, याद है आपको? एक दिन का फास्ट रखा उन्होंने, सुबह नाश्ता करके गए और शाम को डिनर के पहले चले गए घर। तो नाश्ता और डिनर के बीच में उन्होंने अनशन रखा। क्यों रखा? इसलिए रखा कि पार्लियामेंट चलने नहीं दिया विपक्षी दलों। अरे आप ये बताओ कि एक बार भी आपने अपने लेवल पर विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाकर उनसे बात की कि आपका क्या मुद्दा है, क्या परेशानी है, क्यों आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हो? अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा कभी नहीं होने देते और ना वो नौटंकी करते उपवास करने का है। और मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, ज्यादा समय ले रहा हूँ। मैं विदेश मंत्री था। 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया। इसी बीच में पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, तो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे माननीय सदस्य थे, उन्होंने पहले दिन से ही दोनों हाउसेस को डिस्टर्ब करना शुरू किया और उनकी मांग ये थी कि आप पार्लियामेंट से एक प्रस्ताव पारित कराओ अमेरिका को कंडेम करते हुए। तो उनके नेताओं से बातचीत होती रही। हमने कहा भाई हम लोग सरकार की तरफ से कंडेम कर चुके हैं, तो पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित करने का क्या मतलब? मैंने उनको इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया कि इसी तरह का चेकोस्लोवाकिया के ऊपर जब आक्रमण हुआ था रूस का, सोवियत यूनियन का, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, पार्लियामेंट से प्रस्ताव नहीं पारित होना चाहिए, लेकिन वो माने नहीं। 3 दिन तक लगातार वो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते रहे, दोनों सदनों को। तीसरे दिन वाजपेयी जी ने, सुषमा स्वराज थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मैं विदेश मंत्री था, हम दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा बहुत अनरीजनेबल डिमांड है कांग्रेस पार्टी का, सरकार को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैंने सारे तर्क दिए। अटल जी ने कहा कल से पार्लियामेंट चलनी चाहिए और आपको जो कुछ करना है वो आप कीजिए, लेकिन आई डोंट वांट पार्लियामेंट डिसरप्टेड फ्रॉम टुमारो। इंस्ट्रक्शन है प्रधानमंत्री का। तो हम लोग गए स्पीकर के पास, उन्होंने मीटिंग बुलाई कांग्रेस पार्टी के लोगों की और लोगों की, और बैठकर बातचीत हुई। तो थोड़ा नीचे हम लोग उतरे, थोड़ा नीचे वो लोग उतरे, फिर एक हो गया हाँ भाई पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन हो जाए। और उसमें थोड़ी बहुत चालाकी जो हम लोगों ने की वो ये की कि हिंदी में हम लोगों ने लिखा ये सदन निंदा करती है, निंदा, और अंग्रेजी में लिखा द हाउस डिप्लोर्स। अब अमेरिकन तो अंग्रेजी पढ़ेंगे, उसमें कंडेम शब्द का प्रयोग नहीं है। और कांग्रेस वालों को कहा कि देखो भाई हिंदी पढ़ो, देखो निंदा लिखा। तो बात बन गई और चौथे दिन से दोनों सदन चलने लगे। दैट वाज वाजपेयी। अब पूरा का पूरा सत्र बर्बाद हो जाता है। प्रधानमंत्री डज नॉट मीट द लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज। Why does he do so? Because he does not believe in consensus. And if he does not believe in consensus, he does not believe in democracy. इलेक्शन कमीशन, ऐसा क्यों हुआ कि जब गुजरात का चुनाव भी होने वाला था और हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव हो रहा था, तो 3 महीने पहले हिमाचल का चुनाव हो गया, 3 महीने बाद गुजरात का चुनाव हुआ। सरकार को, गुजरात को, भारत सरकार को जितना वक्त चाहिए था उतना वक्त दे दिया इलेक्शन कमीशन ने सब लोग लुभावने घोषणाओं को करने के लिए। और काउंटिंग एक दिन हुआ, दोनों का साथ काउंटिंग हुआ।
तो व्हाई दिस डिफरेंस ऑफ 3.5 months? आम आदमी पार्टी के 21 या 22 एमएलएस को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया विदाउट गिविंग देम ए हियरिंग। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करके उसको निरस्त किया। तो चुनाव आयोग के भी कार्यकलाप को हम देखें तो हम पाते हैं कि समय समय पर वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं सरकार से। अब ईवीएम का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और उसको भी कांट रिजेक्ट इट आउट ऑफ हैंड कि नहीं हैक नहीं हो सकता। आपने सुना है ना इस तरह के वाकया कि ईवीएम है, उसमें कोई भी बटन दबाओ तो वोट बीजेपी का निकलता है। इस तरह की बात अखबारों में हमने भी पढ़ी है। तो लोग कहते हैं कि ये मैल फंक्शन है। तो मैल फंक्शन अगर ऑटोमेटिकली हो रहा है तो कराया भी जा सकता है। ऑल दैट यू नीड टू नो इज टू फाइंड आउट कि वो मैल फंक्शन कैसे होता है, और आप ईवीएम को मैल फंक्शन उसी तरह कर दो और फिर वो कोई भी बटन दबाए वोट बीजेपी का निकलेगा। तो इसका सिंपल तरीका क्या है? आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट वी गो बैक टू द बैलेट पेपर, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप जो वीवीपैट है, पेपर ट्रेल है, उसको काउंट कीजिए। जो अभी विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन गया इलेक्शन कमीशन से मिलने, उसने कहा 50% आप पेपर ट्रेल काउंट कर दो तो एक रास्ता निकल सकता है उसका। बट टू रिजेक्ट इट आउट ऑफ हैंड इज नॉट प्रॉपर। क्यों इलेक्शन कमीशन इतने जिद पर है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये हाल के दिनों में आप देखिए इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी की बात हम लोग कर रहे हैं। आरबीआई में क्या हुआ? व्हाई डिड उर्जित पटेल रिजाइन एंड गो होम? उर्जित पटेल को तो इन्होंने ही बनाया था गवर्नर आरबीआई का। उस आदमी से भी जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने इस्तीफा देके किनारा कर लिया। एंड आई डोंट थिंक द लास्ट वर्ड हैज बीन सेड ऑन उर्जित पटेल्स रेजिग्नेशन। किसी दिन जब वो खुलेगा तो वो सत्य जो होगा वो चौंकाने वाला होगा। मुझे कुछ जानकारी है लेकिन मैं उसको आपके साथ आज शेयर नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो ये होगा कि गैर जिम्मेदाराना बयान मैं दे रहा हूं। उसके सीबीआई में जो हुआ, द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ दिस कंट्री, उसके डायरेक्टर के ऊपर ऑफिस में आप मिडनाइट रेड करते हो। सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे। 12 बजे और 9 बजे के बीच में सुबह क्या होने वाला था कि आपके लिए आवश्यक हो गया कि रात को ही रेड कर दो उसके ऊपर? उसका भी सच अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। जब आएगा तो लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी जिन लोगों ने ये काम किया। आरबीआई, सीबीआई, उससे भी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो सबसे चिंता का विषय है आज के दिन, आपने अखबार में हाल के दिनों में खबर पढ़ी ना कि एक नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन है जिसके कार्यकारी अध्यक्ष, ऑफिशिएटिंग चेयरमैन और एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। पढ़ा होगा आपने। क्यों इस्तीफा दे दिया? इसलिए इस्तीफा दे दिया कि उनको पूछा ही नहीं जा रहा था। मैंने तो लेख लिखा था 2017 में, उसमें मैंने कहा था कि सरकार के आंकड़ों पर विश्वास करना मुश्किल है। And I'm telling you with all the sense of responsibility that I can command, that this is the first government in India which is manipulating data. ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं किया।
हम लोग को भी कभी कभी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से जो आंकड़े आते थे और वो सरकार में 2-3 दिन पहले आ जाते हैं, तब वो सार्वजनिक होते हैं, तो देखकर बहुत आश्चर्य होता था, अरे ऐसा हो गया, लगता नहीं था कि इतना कम हो जाएगा, बट हो गया। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, लगता नहीं था। लेकिन कभी किसी ने ये कोशिश नहीं की, चाहे देश का वित्त मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को या स्टैटिस्टिकल कमीशन को कहो कि वो आंकड़ों से छेड़छाड़ करे। कभी नहीं, दिमाग में ख्याल भी नहीं आया। और ये सरकार लगातार आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। एक लेबर ब्यूरो है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उसका काम है कि आप हाउस होल्ड सर्वेस करके आप बताएंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या हाल है। उसका रिपोर्ट 2016-17 का 13-14 महीनों से तैयार पड़ा हुआ है, सरकार ने उसको रिलीज नहीं किया। फिर अभी NSSO का सर्वे आया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, वो आंकड़े थे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। उसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन ने अप्रूव कर दिया, सरकार ने उसको रोक दिया कि नहीं, ये आंकड़े रिलीज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आंकड़े ये दिखा रहे थे कि पता नहीं कितने सालों में, 20 साल में या कितने सालों में इतनी ज्यादा बेरोजगारी देश में कभी नहीं थी जितनी आज के दिन में। 45 years, 6.1%। तो सरकार ने रोक दिया, उसका वो लीक हो गया। तो सरकार ने कहा नहीं, ये तो ड्राफ्ट आंकड़े हैं, दे हैव नॉट बीन अप्रूव्ड। और जो राजीव कुमार जी हैं, हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, उनको इतना तक नहीं पता। उन्होंने कह डाला कि these figures have to be approved by the cabinet. Cabinet never approves these figures. फिर उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट जब नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन ने उसको अप्रूव कर दिया तो इट्स नॉट अ ड्राफ्ट, इट्स द फाइनल फिगर, बिकॉज दे आर द फाइनल अथॉरिटी। शूट द मैसेंजर। आप अगर मेरे पास खबर लाते हैं जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं आप ही को गोली मार दूंगा। यही हो रहा है। और इसीलिए, क्योंकि मैंने बहुत समय ले लिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो अभी आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं ना, ये सब मैनिपुलेटेड आंकड़े हैं। और आप सुनिए सरकार के लोगों को, वित्त मंत्री हो, वाइस चेयरमैन हो, प्लानिंग कहता हूं, नीति आयोग के, और कोई मंत्री, उनसे जब कहा जाता है कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, तो कहते हैं कि 7.5% ग्रोथ हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है, बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की इतना ग्रोथ कैसे हो सकता है? तो एक दिन एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने हमसे पूछा कि इतना हाई ग्रोथ हो रहा है तो इसमें जॉब तो क्रिएट होगा, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, या कोई भी कैसे कह रहा है? तो मैंने कहा बहुत साधारण सी बात है। साधारण सी बात यह है कि ग्रोथ के जो आंकड़े हैं यही गलत है, यही मैनिपुलेटेड है। The country is not growing at 7.5%. It is not the fastest growing economy, large economy in the world. जो हम पाठ पढ़ाते हैं यहाँ पर भी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए 3 दिन बिताने के लिए, तो उन्होंने कई सभाओं में हो सकता है इस बात को कहा, लेकिन सब लोग ये कहते हुए सरकार के लोग थकते नहीं हैं कि इतना फास्ट हुए, इतना सब कुछ हो रहा है। अपने आंकड़े को अपवर्ड रिवाइज किया, यूपीए के कार्यकाल के आंकड़ों को डाउनवर्ड रिवाइज किया। तुम हमसे ऊपर हो तो तुमको हम खींच कर नीचे लाते हैं, हम यहाँ हैं तो अपने को हम जांच लगाकर ऊपर करते हैं और तुमसे ऊपर हो गए। In the year of demonetization, this government has revised the figure of growth to 8.2%. हिसाब देखिए, आप लोग कहते थे डिमोनेटाइजेशन से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, इतना ग्रोथ हुआ
एक दिन मैंने लोकसभा में, प्रणब मुखर्जी थे उस समय वित्त मंत्री, उनको संबोधित करते हुए मैंने कहा कि प्रणब बाबू, देश की जनता जब हमसे पूछेगी कि खाने को नहीं है तो मैं उनसे क्या कहूंगा? ग्रोथ खा लो। ग्रोथ बहुत हो रहा है, ग्रोथ को खाओ। ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका साफ पता चल जाता है जो जमीनी हकीकत है उसको देखने के बाद। तो इसलिए यह आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बहुत सारी चीजें कभी हुई ही नहीं, लेकिन इस सरकार में धड़ल्ले के साथ हो रही हैं और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम देश की जनता को इससे अवगत कराएं। अब देखिए कर्नाटक में हो रहा है ना कि ये कांग्रेस का एमएलए नहीं गया, सरकार रहेगी जाएगी। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे जब आए थे विधानसभा के, तो बीजेपी को गवर्नर ने बुलाया कि वो सरकार बनाए, उन्होंने बना भी ली। अब कर्नाटक की स्थिति बिल्कुल साफ थी। बीजेपी के पास 106 सदस्य थे, मेजॉरिटी के लिए 113 चाहिए थे। अब 6 और 13 में 7 का अंतर था। बाकी जो थे वो कांग्रेस के सदस्य थे या जेडीएस के सदस्य थे, शायद 2 थे जो इंडिपेंडेंट थे। तो 2 अगर इनकी तरफ आ भी जाते तो 106 से 108 होते, फिर भी मेजॉरिटी नहीं पहुंचते। मेजॉरिटी पहुंचने का एकमात्र तरीका था एमएलएज को खरीदो। और किस एमएलएज को खरीदो? जो ऑलरेडी किसी न किसी पार्टी से इलेक्ट होकर आए, विच इज कंप्लीटली अगेंस्ट द एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन बीजेपी को तनिक भी शर्म नहीं आई ये कोशिश करने में, और आज भी शर्म नहीं आ रही है खरीदने में कि एमएलएज को खरीद लो, उनसे इस्तीफा दिलवा दो, ये कर दो। ऑपरेशन कमल, अरे कमल का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? इतना पवित्र क्यों? अभी भी चल रहा है। और पूरे आपके इलाके में, नॉर्थ ईस्ट में, ऑपरेशन कमल 2 सदस्य हैं, फिर भी हम सरकार में हैं। एक दफा प्रमोद महाजन ने मजाक में ये बात कही थी लोकसभा में कि वो चीन गए, एक डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया, सब पार्टियों के लोग गए। तो चीनियों ने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी के कितने लोग हैं? तो उस समय 116 या 122 कितने थे बीजेपी के? तो उन्होंने कहा कि 122 लोग हैं। तो आप सरकार में हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑपोजिशन में हैं। फिर वो एक गोवा के सांसद होते थे, उनसे पूछा आपकी पार्टी के कितने लोग हैं पार्लियामेंट में? तो उन्होंने कहा 1। आप क्या करते हैं? हम सरकार में मंत्री हैं। 116 वाला ऑपोजिशन में बैठा है, 1 वाला सरकार में मंत्री है। चलिए, हमारे देश के प्रजातंत्र में कभी कभी ऐसा भी संभव होता है, लेकिन बहुत सारे और विषय थे। रफाल का विषय था, अर्थव्यवस्था के और भी विषय थे, लेकिन 1 बज रहा है। मैंने बहुत समय लिया। मेरा वादा था आप लोगों से कि 45 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आवेश में मैं भी बोलता गया। कभी कभी आपने भी ताली बजा दी, कभी कभी आपने भी ताली बजा दी, तो मेरा भी उत्साह बढ़ गया। तो प्रजातंत्र की संस्थाएं, अभी मैं आता हूं, एंड दिस आई विल मेक माय लास्ट पॉइंट। ये इंटरिम बजट पेश हुआ इस सरकार के द्वारा। इंटरिम बजट था ना। इंटरिम बजट की अनुमति देता है संविधान का आर्टिकल 160।
पूरे बजट के बारे में बात करते करते, और बजट शब्द का तो इस्तेमाल भी नहीं है हमारे संविधान में, इट इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 116 ये कहता है कि खास परिस्थिति में गवर्नमेंट कैन कम बिफोर पार्लियामेंट टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। और उसके बाद संविधान के कन्वेंशंस बने। कन्वेंशंस में ये आया कि आप साल भर का जो एक्सपेंडिचर है, जनरली पिछले साल के एक्सपेंडिचर के आधार पर उसको आप सदन के सामने रखिए कि ये 12 महीने का एक्सपेंडिचर है, इसमें से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना इतना अमाउंट आता है, इसकी अनुमति हम आपसे मांगते हैं, क्योंकि बिना पार्लियामेंट की अनुमति के 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये प्रावधान है। इस प्रावधान में 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं इंटरिम बजट के बारे में। इंटरिम बजट का मतलब ये हुआ कि आप उसके पहले कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं पेश करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जब रेगुलर बजट आएगा तब पेश किया जाएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि उसमें एक्सपेंडिचर साइड में कोई न्यू सर्विसेज का प्रावधान नहीं होगा, यानी कि कोई नया आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। पहले से जो चला आ रहा है हेड, उसी हेड के अनुसार आप चलेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप फाइनेंस बिल पेश नहीं करेंगे बजट के साथ। और मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार 2 प्रकार के टैक्सेस लगाती है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अब जीएसटी हो गया, और दूसरा डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। तो डायरेक्ट टैक्सेस का अमेंडमेंट केवल फाइनेंस बिल के थ्रू ही हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का अमेंडमेंट सरकार जब चाहे तो एक नोटिफिकेशन जारी करके चेंज कर सकती है कि इसमें मान लीजिए कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आपको पता है ना कि इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं जब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ है। उसमें क्या होता है, एक अमेंडमेंट को आप नोटिफाई कर देते हैं, दोनों सदनों के पत्तल पर, टेबल पर रख देते हैं, तो दैट कंप्लीट्स द प्रोसीजर। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी अमेंडेड थ्रू ए नोटिफिकेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बजट में भी आप कर सकते हैं, इंटरिम बजट में भी, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फॉर दैट यू विल हैव टू ब्रिंग इन ए फाइनेंस बिल। अब इस बार जो इंटरिम बजट आ रहा था तो बहुत लोग कह रहे थे क्या होगा, आपकी क्या उम्मीद है, मीडिया वाले तो आप जानते हैं, आप क्या समझते हैं क्या आना चाहिए बजट में, आपको कौन सी राहत चाहिए। अरे वो दे ही नहीं सकता है तो इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसने दे दिया, उसने दे दिया ना, हर तरह का चीज आ गई इंटरिम बजट में, और फाइनेंस बिल भी पेश हो गया। और जब उनसे पूछा जाता भी ऐसा क्यों किया, तो कहते हैं कि पहले की सरकारों ने भी इंटरिम बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को चेंज किया था, तो हमने डायरेक्ट टैक्सेस में चेंज कर दिया, क्या बुरा किया। इसके लिए फाइनेंस बिल की जरूरत थी तो फाइनेंस बिल पेश कर दिया। और मुझे एक गाना याद आता है पंजाबी का, आज मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन एक गाना याद आता है, एक हकीम ताराचंद हुआ करते थे। तो उनके बारे में गाना था कि हकीम ताराचंद के पास एक मरीज गया, तो उन्होंने कहा कि तुम गोभी मत खाना। तो वो चुनौती देकर हकीम ताराचंद को पंजाबी गाने में कह रहा है कि तू जरा कोठे पे आ जा, हकीम ताराचंद जरा कोठे पे आ जा, तुमने मना किया था कि गोभी मत खाना, मैंने खा ली गोभी बंद। गोभी बंद मतलब पत्ते वाला गोभी हैं। उसने कहा बर्फी मत खाना, तो ये कह रहा है मैंने खा ली कलाकंद। आप बताओ, तो वो हकीम ताराचंद को चुनौती दे रहा है। उसी प्रकार ये सरकार जो है वो संविधान की सब धाराओं को
सारी मान्यताओं को चुनौती दे रही है कि मैंने ऐसा कर दिया, आजा जरा मैदान जंग में आजा, दिखा दूंगा 56 इंच की छाती है। ऐसे चलेगा क्या देश क्या ऐसे चलेगा कि कितनी किसकी छाती है चौड़ी, वो प्रधानमंत्री बनेगा? तो गामा पहलवान जब थे तो उन्हीं को देश का प्रधानमंत्री बनाया। कि what is the language that we are using in this country, or level of discourse? Where is the level of discourse? गुजरात का चुनाव होने वाला है, बेचारे मनमोहन सिंह को मनीष चंद्र अय्यर ने खाने पर बुला लिया, मुझे भी बुलाया था, मैं तो कहीं बिजी हो गया इसलिए दिल्ली में था नहीं, इसलिए नहीं गया, थैंक गॉड। मनमोहन सिंह गए, उसमें रिटायर्ड आर्मी चीफ, फॉरेन सेक्रेटरी, फन्ना ढिकना सब लोग थे, और एक पूर्व विदेश मंत्री भारत सरकार पाकिस्तान सरकार के वो भी थे, अलॉन्ग विद द हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो क्या आरोप लगा मनमोहन सिंह पर कि पाकिस्तानियों के साथ मिलके गुजरात में कैसे हराया जाए, इसको खड़े अंदर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, एंड वी लेट इट पास। अब वो आते हैं कहीं भाषण देते हैं, क्या मैंने देश का प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री ऐसे करके कोई प्रधानमंत्री आपने कभी देखा? अटल बिहारी वाजपेयी को, मनमोहन सिंह को, पंडित नेहरू को कि ऐसे? What is the level to which we have brought the public discourse in this country? And that is why my last point to you, with all due respect, is this कि इस सरकार ने आपके साथ जो अन्याय किया है, करने का इरादा तो था, अब वो राज्यसभा से पारित हो ना हो ये दूसरी बात है, लेकिन इसने तो अपने इरादे में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। एंड यू हैव टू जज एंड एक्ट बाय द इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु इज कमिटिंग दैट एक्ट। इन्होंने आपको दुखी किया, इन्होंने पूरे देश को दुखी किया, इन्होंने संविधान की संस्थाओं की और संविधान की ऐसी की तैसी कर दी है। Should such a government come back again in this country? इसलिए यहां से प्लीज मेक श्योर कि इनको एक सीट भी आप नहीं देते हैं। They should not win a single seat of this from the Northeast, and we should all try and strive for that. Thank you very much. আপোনালোক সকলোৰে হৈ মই সন্মানীয় যশৱন্ত সিনহা ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ এই বিশেষ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আৰু তথ্যবহুল ভাষণটিৰ বাবে। এতিয়া তেখেতে অলপ সময়ৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ